आज हम प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आय प्रभाव और कीमत प्रभाव देखा था। आज प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे। इसे विशुद्ध मूल्य प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। यह दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष मूल्य अनुपात में परिवर्तन से जुड़ा है। मूल्य अनुपात में यह परिवर्तन एक वस्तु की विनिमय दर में दूसरे वस्तु के लिए बदलाव की ओर ले जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वह अपेक्षाकृत अधिक महंगे विकल्प की तुलना में उपभोक्ता के लिए अधिक आकर्षक हो जाती है। उदाहरण के लिए, माना कि यदि वस्तु X की कीमत घट जाती है या अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है, जिससे उपभोक्ता अधिक महंगी वस्तु Y की तुलना में इसे पसंद करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु Y के उपभोग में कमी आ जाती है। जब Y जिसकी कीमत कम हो रही है और उस उपभोक्ता की आय स्थिर रखते हैं तो X वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो सापेक्ष मूल्य अनुपात Px/Py भी गिर जाता है। मूल्य अनुपात में इस गिरावट के परिणाम स्वरूप अब अपेक्षाकृत सस्ती वस्तु, जहां प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसे शॉर्टकट में SE अर्थात सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लगातार ऋणात्मक हो जाता है, जो X के लिए मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। अब इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। इस रेखा चित्र में Y एक्सिस पर हम Y गुड्स को रखे हैं और X एक्सिस पर हम X गुड्स को रखे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रारंभिक कीमत हमारा P0L0 है। अब X वस्तु की दाम घट जा रही है तो नई कीमत रेखा P0L0 से P0L2 हो जाती है और इस कीमत रेखा पर हम पहले वाले जो कीमत रेखा पर थे वहाँ पर हम इस E बिंदु पर संतुलन में थे, E0 पर, और इस संतुलन पर हम Y वस्तु की कुछ मात्रा का क्रय करते थे। जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पर उसका कुछ नाम दे देते हैं, OM दे देते हैं। Y वस्तु की OM मात्रा का क्रय करते हैं और X वस्तु की OX0 मात्रा का क्रय करते हैं। लेकिन जब हमारी कीमत गिर जा रही है, P0 से नई कीमत रेखा P0L2 हो जा रही है, तो हम इस बढ़े हुए कीमत के कम होने पर, आय के बढ़ जाने पर, हम इस कीमत रेखा के समानांतर एक रेखा खींचे हुए हैं। वह है हमारा P1L1। यह हमारा P0L2 के समानांतर में है और यह रेखा हमारा IC जो है, इंडिफरेंस कर्व है, इसके E1 बिंदु पर टच कर रहा है। अब इस बिंदु पर हम जाते हैं तो हमारी Y वस्तु की मात्रा घट जाती है, वह OM से घटकर OM1 हो जाती है। इसका हम नाम देंगे OM1। और X वस्तु की मात्रा OX से 0 से बढ़कर OX1 हो जाती है। अर्थात हम यहाँ पर X वस्तु जब सस्ती हो जा रही है तो हम Y वस्तु की मात्रा कम कर दे रहे हैं। यहाँ दिखे डेल्टा Y एरो करके हमने दिखाया है कि Y वस्तु की मात्रा को हम कम कर रहे हैं और X वस्तु की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर उसे ही हमने यहाँ पर लिख कर दिखलाया है। उपयुक्त रेखा चित्र में प्रारंभिक कीमत रेखा P0L0 है, जिस पर उपभोक्ता E0 पर संतुलन में है। जब वस्तु X सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता उस मौद्रिक आय पर X वस्तु की पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा क्रय करेगा और नई कीमत रेखा P0L0 हो जाएगी और यह कीमत रेखा पहले की अपेक्षा ऊंची होगी और इस कीमत रेखा के समानांतर नई कीमत रेखा P1L1 खींची गई है। यह कीमत रेखा IC अर्थात इंडिफरेंस कर्व के E1 बिंदु पर स्पर्श करती है और इस बिंदु
पर उपभोक्ता x की OX0 से OX1 मात्रा तथा y वस्तु की OY0 से घटकर OY1 मात्रा क्रय करता है, अर्थात वह चेंज इन y घट रहा है, ये घटने का चिन्ह है और ये हमारा बढ़ने का चिन्ह है, अर्थात x वस्तु हमारी घट रही है और y वस्तु हमारी बढ़ रही है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है, जिसमें पहला है हमारा उपभोक्ता की आय पूर्ववत बनी रहती है, यानी उपभोक्ता की आय जो है वह बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुई है। दूसरा, दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन हो जाता है, दोनों वस्तु जो है x और y उसके कीमतों में परिवर्तन हो जाता है, एक वस्तु महंगी तथा दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। चौथा, एक वस्तु के महंगे होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के सस्ते होने वाले प्रभाव से पूर्णतः समाप्त हो जाता है। उपभोक्ता का कुल संतोष पूर्ववत बना रहता है, अर्थात वह अपनी पुराने तटस्था वक्र पर ही बना रहता है। तो इस तरह हमने प्रतिस्थापन प्रभाव को देखा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, जिसमें कहा गया है कि एक का बढ़ता है तो दूसरे का घटता है। अब ये प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, एक हिग्स का दृष्टिकोण है और एक स्लैटस्की का दृष्टिकोण है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिग्स का दृष्टिकोण देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।